नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, हम हाजिर हैं हर रोज की तरह, लेकिन आज हमारा फॉर्मेट कुछ चेंज होगा और उसको बताने से पहले विनोद जी को पुनः स्वागत है। 2 दिन के बाद हमारे पास हाजिर हुए हैं। बहुत सारी जानकारी लेकर आए होंगे, ग्राउंड इनपुट्स, क्योंकि 2 दिन तक इन्होंने इसके ऊपर वर्क किया है, तो बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। प्रेम जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की रैली हुई और राहुल गांधी ने वही पुराना निशाना साधा अडानी के ऊपर, और ये आरोप लगाया कि अडानी जो है वो इजराइल से हथियार लेकर आते हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और सरकार को बेचते हैं। ये बात पूरी सत्य नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंट पार्टनरशिप में काम होता है और हिंदुस्तान में जितने भी हथियार बन रहे हैं ज्वाइंट पार्टनरशिप में बन रहे हैं, तो इसलिए किसी पर आरोप तो नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, उनकी रैली की खास बात ये थी कि शैलजा जो नाराज चल रही थी, शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ही मंच पर आए, लेकिन इसमें हायरार्की का पूरा ध्यान रखा गया। पहले शैलजा को बुलवाया गया, फिर भूपेंद्र हुड्डा को, और उसके बाद फिर उदय भान बोले। तो इसको एक हायरार्की माना जाता है कि सबसे सीनियर लीडर जो है वो सबसे बाद में बोलता है, तो उदय भान के बाद फिर राहुल गांधी बोले। तो यहाँ पर भी उन्होंने दिखा दिया, दोनों को एक मंच पर तो ले आए, लेकिन हायरार्की क्या है और आगे क्या होने वाला है उसका कुछ संकेत उन्होंने दे दिया। आज हमारा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से चलेगा कि हम दर्शकों के सवाल ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमने लगभग सारी सीटों को टच कर लिया है। लोगों की कुछ राय हो, कुछ बात हो, आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, हमें कमेंट्स में अपने मैसेज भेज सकते हैं। हम उन सवालों को लेंगे और हम हिसार लोकसभा की सीटों पर भी साथ के साथ चर्चा करेंगे। जो कमेंट्स आए हैं उनमें कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि शो को 1 घंटे का होना चाहिए, और एक प्रेम जी से एक सवाल किया गया है, एक दर्शक ने, डीएस लांबा हैं, इन्होंने कहा है कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची फिर चालू होगी, ये कहां तक जायज है। और इन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि अधिकारियों को धमकाकर एक समुदाय के लोग जो हैं वो ओबीसी और एससी के सर्टिफिकेट ले लेते हैं और दूसरों की नौकरी ले लेते हैं। तो इस पर प्रेम जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, खर्ची खर्ची पर्ची की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं कही। खर्ची पर्ची की बात मनोहर लाल जी कहते हैं कि हमने नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के दी हैं, और ये बात ना तो सत्य है तब थी ना अब है। बिना खर्ची पर्ची के ना नौकरियां तब लगती थी ना आज लगती हैं। आज की सरकार जिस ने बिना खर्ची पर्ची की बात की, उनके जो भर्ती करने वाला सबसे बड़ा संस्थान है हरियाणा सरकार में, जो राजपत्रित अधिकारियों को नौकरी देता है, वहां करोड़ों रुपए अटैची में पकड़े जाते हैं और एक अधिकारी को गिरफ्तार करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। उस बेचारे की नौकरी तो चली गई, परंतु उसके पीछे कौन था आज तक वो राज नहीं खुला। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय की जो भर्तियां थी उनको भी माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से बहुत भर्तियां रद्द हुई, परंतु कार्रवाई उनके खिलाफ भी कभी कुछ नहीं हुई। एक भर्ती का जो मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि हरियाणा में एक भर्ती ऐसी भी थी जिसमें भर्ती हुए लोग तो प्रमोशन पा गए, आज वो सेवा में है, परंतु भर्ती करने वाले को 10 साल की सजा काटनी पड़ी। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो भर्तियों की बात करके या बरगला के हरियाणा के लोगों को भ्रमित करने का काम हर दल करता है। आज हरियाणा बेरोजगारी लेकिन में नंबर 1 है। इस मामले में एक्शन भी हो चुका है, और कुछ जी, पॉलिटिशियन जो हैं वो जेल में भी जा चुके हैं इसी मुद्दे को लेकर। तो ये यही बोल रहा हूँ। बरगलाना तो आप सीधे सीधे नहीं आप कहा जा आप पूरी सकता। आप पूरी बात सुन नहीं रहे। आप मैंने जी। ये बोला है कि जिस भर्ती को लेकर के सजा काटी एक नेता ने, उस भर्ती को जी। कभी रद्द नहीं किया गया, और बहुत सारी भर्तियां रद्द हुई हैं, परंतु उन शासकों को, उन लोगों को जिनके समय में वो भर्तियां हुई और रद्द हुई हैं, उनको कोई सजा नहीं मिली। मैंने ये कहा है। आपने पूरी बात सुनते नहीं है कमल जी। आप मैं आप पूरी बात जी। जब आपको बताता हूँ डिटेल में, मैंने ये साथ जी। जोड़ा है कि भर्ती भर्ती के मामले में सजा भी काटी है एक नेता ने, और अनेकों विनोद जी के लोगों पास लोगों चलते ने हैं। काटी है विनोद उनके जी, साथ, चलिए परंतु वो विनोद भर्तियां जी के कभी पास रद्द नहीं चलते हुई। हैं। जी, चलिए विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, ऐसा सवाल मैं एक पहले बता देता हूं जो प्रेम जी ने कहा। आप तो इस खर्ची पर्ची वाले मामले में आपका बहुत बहुत ज्यादा गहरी आपको जानकारी है।
ये हरियाणा में एक बार फिर मुद्दा बना हुआ है, इसलिए इसको इग्नोर करना और ये कहना कि कमल जी बरगलाया जा मैं रहा मेरी है। बात पूरी कर लूं पहले। कमल जी मैं मेरी बात पूरी कर लूं, फिर आप विनोद जी के पास जी जाना। ये जो बिना जी खर्ची पर्ची वाले हैं ना, उन्होंने कच्ची भर्तियों में भी, एक आईएएस अफसर है विजय सिंह, वो कच्ची भर्ती पे उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और जी अभी अभी एक और महिला अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जी एचपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी की नौकरी चली गई। ये चीजें, जी। ये बिना खर्ची पर्ची की सरकार के प्रेम जी, समय हम की बात हो रही सरकार की है। बात कर रहे हैं, अधिकारियों की बात नहीं कर रहे हैं। अधिकारी को आप सरकार कंट्रोल की नहीं बात, कर सकते। विनोद जी के पास चलते हैं। सरकार की बात कर रहा हूं मैं। उसी सरकार ने हरियाणा कर्मचारी, आईएएस सरकार नहीं है, हरियाणा कर्मचारी भर्ती पॉलिटिशियन नहीं आयोग है। के, सुन लेना, पूरी बात सुनते नहीं है, यही तो दिक्कत है। जब जी जी जी, भारत बोलिए बोलिए। भूषण भारती भारत भूषण भारती इसी सरकार में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे, उनको निलंबित क्यों किया गया और फिर उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में क्यों बिठाया गया? इस बात पे सवाल नहीं पूछेंगे आप? जी जी, विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी इस पर प्रकाश डालेंगे। जी देखिए, विनोद जी। मैं लांबा साहब जो हमारे दर्शक हैं उनकी बात का भी और प्रेमचंद जी की बात का भी, सारी बात का जवाब दूंगा। आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। पहली जी बात तो इन्होंने कहा कि हरियाणा में भर्ती के चक्कर में एक नेता 10 साल सजा काट के आए। ये जी बात बिल्कुल ठीक है कि ओम प्रकाश चौटाला और उनके परिवार को जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई। ये बात भी ठीक है कि वो जी भर्तियां रद्द नहीं हुई। लेकिन उतनी जी ही बात यह भी ठीक है कि उसमें भी खर्ची नहीं चली थी, पर्ची जी जरूर चली थी। जी खर्च, मैं इस बात का गवाह हूं कि जी जेबीटी टीचर लगाने में चौटाला फैमिली के किसी आदमी ने 1 रुपया किसी टीचर को लगाने का नहीं लिया। आरोप लेकिन नहीं नहीं, ऐसा कोई, अरे मैं कह रहा हूं, नहीं नहीं, अब आप सुन लीजिए। 1 रुपया किसी ने नहीं लिया, सिफारिश जी चली, खर्ची चली। और वो जी सिफारिश और खर्ची अकेले ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं चलाई। जब से हरियाणा बना था, हरियाणा में ये पहले एक सिफारिश का एक दौर चला, फिर ये धीरे 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 एक व्यापार में तब्दील हुआ। फिर ये जी। एक मेन सोर्स ऑफ वो बन गया, लोगों को इनकम। अट्रैक्ट करके। नहीं नहीं, आप इसको सुनिए। लोगों को अट्रैक्ट करके अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने का, वर्कर डेवलप करने का, इसको आप वर्कर डेवलपमेंट कारपोरेशन मान लीजिए। ये उस तरह से जी बढ़ता बढ़ता इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई। अब जी आ जाते हैं बीजेपी की सरकार में भी 2 तरह की नौकरियां सरकार देती है। एक करता है, पहले नाम था उसका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सर, और जी एक होता है गजटेड नौकरियों के लिए एचपीएस। जी हरियाणा में कोई कुछ कह ले, सच्चाई कभी छुपती नहीं। किसी गांव में चले जाओ, लोग कहेंगे जी हमारा बच्चा लग गया बिना नौकरी, बिना पर्ची के और बिना खर्ची के। हमारे घर में 50, हमारे गांव में 50 लग गए, हमारे गांव में 30 लग गए। पूरे हरियाणा में 6700 गांव है, एक गांव ऐसा नहीं होगा। और एक गांव में कोई भुगत भोगी ये नहीं कहेगा कि मैंने पैसे दिए। अब आ जी जाओ एचपीएससी में, जिस अफसर का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं इसको पहले भी एक बार जवाब दे चुका हूं। उस जी अफसर ने क्या किया, जो सिस्टम बनाया, उसने ये सिस्टम बनाया कि 10 लोगों से पैसे पकड़ लो, 2 अपने आप लग जाएंगे, 8 के पैसे वापस कर दो, 2 के जेब में डालो, भी मैंने लगवाया। जी उसको पकड़ा किसने? उसको पकड़ा विजिलेंस ने। विजिलेंस को हिदायत जी किसने दी? विजिलेंस को हिदायत दी सीएम सेल ने। सीएम सेल को इस तरह की खबरें मिल रही थी कि एचपीएससी में गड़बड़ हो रही है, तो जी सीएम सेल ने कॉल रिकॉर्डिंग की। कॉल जी रिकॉर्डिंग में वो अफसर ट्रेस हो गया। ट्रेस होने के बाद जी मामला विजिलेंस को दिया गया और उस अफसर को दिया गया जो अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, शत्रुजीत कपूर। जी और एचपीएससी के उस अफसर को, एचसीएस अफसर को ट्रैक किया गया, पकड़ा गया, पैसे बरामद हुए, ये सच है। उसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई, लेकिन उस जांच में ये निकल के आया कि पैसे तो पकड़े हैं इसने, 20 के पकड़े या 30 के पकड़े, पैसे बरामद भी हुए हैं। लेकिन उन पैसों की वजह से ये बंदा किसी भी एक आदमी को आउट ऑफ द वे जाके नौकरी नहीं दे पाया। ये फाइलों में सच है। इसमें जी इसमें कोई आदमी ये नहीं कह सकता। प्रेमचंद जी जो कह रहे हैं, हो सकता है इनकी जानकारी कुछ अलग से हो, लेकिन मैं इस चीज का, मैं चौटाला वाला भी आपको बोला, मैं इसको भी बोल रहा हूं और मैं आगे भी बोल रहा हूं कि गारंटी से एक भी
सरकारी संरक्षण से, पर्ची से, खर्ची से इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सारी नौकरियां मेरिट पे हुई हैं और ये हरियाणा के लिए अच्छा है। मैं नहीं कहता कि इसका क्रेडिट सारा अगर मनोहर लाल ले गए तो जो और भी कोई आता है, सरकार बदलती है तो उसको भी पर्ची खर्ची वाला सिस्टम दोबारा जिंदा नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ये जरूर है कि आपके कुछ वर्कर नाराज हो जाएंगे, एमएलए नाराज हो जाएंगे, आपके मंत्री नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये नाराजगी तो खत्म हो जाएगी। आप किसी का हक नहीं खाओगे और ये परंपरा को अगर आपने सीमित कर दिया तो हरियाणा का पूरे देश में नाम होगा कि भाई पहले बीजेपी की सरकार ने, अब अगर सरकार मान लो बदल जाती है, दूसरी सरकार ने भी उस परंपरा को कंटिन्यू रखा। ये जनता के हित में है। और हरियाणा में जो एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ वो ये हुआ कि ऐसे लोगों को ज्यादा नौकरी मिली, क्योंकि सिस्टम में 5% एडवांटेज उन लोगों को दी गई थी कि जिन लोगों के परिवार में एक भी नौकरी नहीं है, 30 साल से 25 साल से एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जो बच्चे फादरलेस हैं, जो बच्चे मदरलेस हैं, इस तरह की 5-4 कैटेगरी थी। उससे उन परिवारों को फायदा हुआ जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल महरूम थे सरकार की, बिल्कुल वंचित से भी वंचित थे। अब मेरे पास, मैंने बहुत इस मामले में इंटरव्यू किए हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने आमने सामने बैठ के पढ़ा है, सुना है। 2015 में उनको नौकरी मिली, एक बंदे को घर में नौकरी मिली, उस बंदे की इनकम से घर में 2 भैंस की जगह 4 हो गई, मकान कच्चे की जगह पक्का हो गया। उसने अपनी हिम्मत से जो पैसा आने लगा, पैसे की हिम्मत से अपने दूसरे परिवार के लोगों को आगे पढ़ाया या कहीं और लगवाया। एक परिवार इतना बड़ा रिसाइकल हो गया 8-10 साल में। और अगर वो पर्ची खर्ची पे लगा होता तो जो उसने 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए बाजार से कर्जा लेके या अपनी जमीन बेच के या कुछ बेच के लगाए होते तो पहले वो बेचारा 10 लाख रुपए का कर्ज उतारता। आप घर का सिस्टम देखो ना कैसे चेंज हो गया। पहले वो 10 लाख का कर्ज उतारता, उसके बाद उसकी आमदन शुरू होती। यहाँ उल्टा हो गया, 1 रुपया तो लगा नहीं और खर्चा, इनकम आनी शुरू हो गई और इनकम को प्लस करता गया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से परिवार है, मैं बोल सकता हूँ, जिनके नाम बोल सकता हूँ कि एक की लगी, फिर दूसरे की लग गई, फिर तीसरे की लग गई। और कई तो ऐसे परिवार है जो मतलब पहले वो उन्होंने नौकरी ले ली ग्रेड 4 की और बाद में छोड़ के, पॉलिसी ऐसी थी कि आप दोबारा भी एग्जाम दे सकते हैं, वो अपग्रेड हो गए, अपनी चॉइस की नौकरी ले ली। पीएन की नौकरी मिली थी, छोड़ के प्रोफेसर की नौकरी ले ली, मिल गई, क्योंकि चॉइस थी या उसके हाथ में कि वो सरकारी नौकरी में रहते हुए भी बड़ी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो नौकरियों के मामले में मैं इस बात को मतलब ना तो किसी की बात मानने को तैयार हूं और ना इसका कोई गवाह मिलेगा। घूम के देख लो, अगर कोई गवाह ले आए कि जो मुझे पैसे से नौकरी मिली है तो मैं मान जाऊंगा। और इसको मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं, मैं इसको बीजेपी की वकालत नहीं प्रेम जी, मैं इसको बीजेपी की वकालत भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं ये प्रदेश के इंटरेस्ट में हर सरकार ऐसा करे। चाहे सरकार एक मुद्दे पे सरकार नहीं आती, ये एक 1 ऑफ द 10 में से एक मुद्दा है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, अगर इसको अगर आप छेड़ते हो और बीजेपी को ब्लेम करते हो तो जो भुगत भोगी है, जिसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, वो ये बात सुनने को तैयार नहीं है, वो रिएक्ट करेगा। जी, इसका सबसे ज्यादा जो लाभ हुआ वो ओबीसी वर्ग को हुआ। और मैं इसका एक नहीं कमल जी, मैं आपका क्वेश्चन भी नहीं, ये क्वेश्चन भी गलत है। देखिए, सारे सिस्टम को गड़बड़ कर रहे हो। नहीं प्लीज, नहीं प्रेम जी बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। क्या जी, ये देखिए, मेरी बात सुनिए, सुनिए कमल जी, प्लीज सुनो। जी, नौकरी बोलिए सर। ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची सिस्टम में हरियाणा की हर जाति बेनिफिशियरी है, हर जाति। इवन मतलब इसमें कोई जाति का सवाल ही नहीं था, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, ओबीसी है, जाट है, सब बेनिफिशियरी हैं। और आपको एक बात और बता देता हूँ, बोलती है ना, पहले विनोद जी की बात पूरी कर लें, फिर मैं आपके पास। चलो मैं बोलता हूँ। इसमें नहीं कोई नहीं, बंद हो गई। मैं एक बात और बोल देता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो जाट कम्युनिटी का वीकर सेक्शन है। वो क्यों है उसकी भी मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। जाट कम्युनिटी के बच्चे सरकारी नौकरी को अपने जीवन की सुरक्षा का एक पहला पाड़ा मानते हैं और वो ज्यादा मेहनत करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए।
पहले पर्ची खर्ची के सिस्टम में, जो पुराने सिस्टम में क्या होता था, जो ताकतवर लोग होते थे, चाहे वो जाट कम्युनिटी के हो चाहे किसी और कम्युनिटी के हो, और पॉलिटिशियन के करीब होते थे, वो बेनिफिट ले जाते थे। तो उसका शिकार जाटों में जो वीकर सेक्शन था वो बहुत होता था। इस सरकार में वो सेक्शन को भी बराबर का हक मिला है। इसलिए नौकरी पर्ची खर्ची के सिस्टम को जातियों के आधार पर गणना करने का कोई मतलब नहीं है, एक सार मिली है सबको। जी, इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के लाइव, मैं एक दो कमेंट्स आपको बता देता हूं, प्रेम जी के लिए भी वो इंटरेस्टिंग होंगे। अमनदीप नाम का कमेंट आया है। अमनदीप ने बोला है, सर अब आप सुन, तो सर हमारे से इन्फ्लुएंस थोड़ी है वो, नहीं वो पता क्या है, अब मैं जनता को तो सुनने दीजिए। अमनदीप ने बोला है कि सर हम लगे हैं एक घर से दो। अभिषेक जी ने लिखा है मेरे पड़ोस में एक विडो का लड़का लगा है, उसके घर में ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। तो लोग लिख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख रहे हैं। बाकी जो आप बात कहना चाहते हैं वो कहिए इस विषय पर। मैं वही बोल रहा था जिसका जिक्र विनोद जी ने किया कि अनिल नागर के केस की बात कर रहा हूं, जिस ऑडियो या वीडियो की ये बात कर रहे हैं उसमें जिस आदमी से वो बात कर रहे हैं उनसे सर कह के बात कर रहे हैं। क्या उस सर की कभी फीलिंग हुई क्या? उसकी गिरफ्तारी हुई क्या? जिस आदमी के कहने पे उसने पैसे लिए, अनिल नागर के ऑडियो वीडियो में वो साफ था कि वो सर बोल के बात कर रहा है, सर वो आ गया है, सर वो हो गया है। तो ये चीजें आप उसकी जांच अधूरी है, मैं तो ये कहूंगा। उस बेचारे को बलि का बकरा बनाया गया है। मैं ये बात बड़े दावे से कह रहा हूँ। नहीं प्रेम जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन होता क्या है इस देश में, कई बार कई सर जो है कई सर की वजह से बच जाते हैं। लेकिन अंतिम बता देता हूं, इस गेड़ में नहीं तो किसी और गेड़ में अगर किसी ने बेईमानी की है वो आएगा जरूर, देर से आ सकता है, आएगा जरूर, ट्रैप में जरूर आएगा, देर से आ सकता है। पर कई बार क्या होता है, देखो एक छोटे कॉज के लिए बड़े कॉज को डिफीट मानना अच्छा नहीं होता। मैं कहता हूं ये बहुत बढ़िया क्रांतिकारी कदम है। लोगों को कोई सरकार आए, अच्छा इसमें देखो पॉलिटिशियन की भी जान छूट जाएगी। देखो कोई भी पॉलिटिशियन अपने हल्के के सारे लोगों को नौकरी नहीं दे सकता, और जब मेरिट हो जाएगी तो वो हाथ जोड़ के कह सकता है भी मेरिट। अगला टॉपिक ले लो। अधिकार है, लोगों तक सच पहुंचना चाहिए, ये बात कह रहा हूं। ठीक। बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास। जी कोई बात नहीं, मैं आपने मेरी जानकारी को बढ़ा दिया तो मैं उस पर और स्टडी कर लूंगा। अब दर्शकों के काफी सारे कमेंट्स आए हुए हैं जो अपनी अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र राठी जी का मैसेज आया है कि गन्नौर सीट के बारे में बताइए, वहाँ क्या परिस्थिति बन रही है, क्योंकि वहाँ के इनके हिसाब से जो समीकरण बन रहे हैं, जो देवेंद्र कादियान जी को आगे बताया जा रहा है, उनके पास तो एक ही समाज का वोट है, थोड़ा बहुत ही दूसरे समाजों का वोट है, जबकि बाकी जो लोग हैं उनके पास सभी समाजों का वोट है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में प्रेम जी? देखिए, मैं कभी भी एक समाज से कोई व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, एक समाज से कोई विधायक नहीं बन सकता। जो भी लिख रहा है उसकी मानसिकता का वो जाने। मैं ये समझता हूँ कि जब तक लोगों का समर्थन पूरा नहीं मिल जाता, चाहे वो जाति की बात करें चाहे वो किसी वर्ग की बात करें, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जिससे ज्यादा मत मिलेंगे प्रत्याशी वही जीतेगा। और किस जाति का है इस बात पे जाने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। और देवेंद्र कादियान आज मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। वो वहां संघर्ष त्रिकोणीय बना है। ये हमने कभी नहीं कहा कि देवेंद्र कादियान जीत गए या देवेंद्र कादियान, हम घोषणा कर भी नहीं सकते। आज जी अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी आप क्या कहेंगे गन्नौर सीट के? जी मैं आपके पास आता हूं उसके बाद। जी बोलिए विनोद जी, बोलिए। देखिए, डे वन से जब से देवेंद्र कादियान की टिकट कटी थी, एक इमोशन, एक सेंटिमेंट उनके पक्ष में खड़ा हो गया था पूरा, और गुब्बारा भी पूरा फूल गया था कि बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उस वक्त ऐसे नजर आ रहा था कि पूरा गन्नौर जो है वो देवेंद्र कादियान के इर्द गिर्द घूम रहा है। पर ये चुनावों की एक स्टाइल होता है, चुनाव 1 2 3 4 पलटे मारता है।
अब चुनाव तीसरे पलटे की तरफ आ रहा है, तीसरे पलटे की तरफ आ रहा है, तो धीरे धीरे जो उनकी ऊंचाई एक हफ्ता पहले थी, उस ऊंचाई में थोड़ा सा साइज डाउन हुआ है, पर फिर भी अभी भी उनका एज है, क्योंकि दूसरा आदमी क्लियर नहीं है। मतलब अगर वो लूज करते तो दूसरा क्लियर नहीं है, इसलिए उनका आज भी एज है, उनका आज भी मार्जिन है। पर जो मार्जिन आप हफ्ते पहले देख रहे थे वो मार्जिन नहीं है। जी, तो आप इसको किस तरफ जाता देख रहे हैं? यहीं यहीं छोड़ेंगे इस बात को, या आगे का कुछ प्रेडिक्ट करेंगे कि ये कोई नया मोड़ भी ले सकता है, या देवेंद्र कादियान का अपर हैंड रहेगा या एज रहेगा ही? नहीं नहीं, ये देखो, पहले जिसका चुनाव उठ जाता है, एक निर्दलीय के साथ एक दिक्कत होती है कि वो चुनाव जितना लंबा होगा, 30 दिन बाद वोटिंग है, तो उसको सस्टेन करना, उसको बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है। और ये इस एक निर्दलीय के नहीं, सब निर्दलीय को चुनाव होता है शॉर्ट टर्म का, 15 दिन बाद वोट पड़ने, इतने में वो गाड़ी पार हो जाती है। और जैसे चुनाव लंबा हो जाता है, एक तो कोई पार्टी का खर्चा नहीं होता, सारा खर्चा अपना, पार्टी का कोई वर्कर नहीं होता, सारे वर्कर अपने, फिर जनता के सेंटीमेंट को बना के रखना, फिर पॉलिटिकली भी होशियार रहना कि यार किसकी सरकार बनेगी, किस तरफ झुकाव दिखाऊं, किस तरफ संकेत दूं, ये सारे रिस्क होते हैं। पर इन सारे रिस्क के बावजूद भी उनका चुनाव अभी भी एज पे खड़ा हुआ है। जी, अमित जी, आपका कमेंट। एक अमित जी के पास हम एक बार भी नहीं गए हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अमित जी, आपका क्या कमेंट है गन्नौर के ऊपर? जी, अगर हम बात करें गन्नौर की, तो हाँ, आज के दिन भी जो है अपना देवेंद्र कादियान के पास एज है, लेकिन धीरे धीरे चर्चा हुई, थोड़ी सी चर्चा ये होगी, थोड़े से वो कमजोर हुए पहले के, जो पहले लग रहा था। लेकिन सामने जो है, चाहे कुलदीप शर्मा है या देवेंद्र कौशिक है, वो इतने प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं कि वो कर सके। तो अभी जो है इनके पास ही एज है जो है। जी जी, प्रेम जी, आप कुछ कहना चाहते थे? मैं ये कह रहा था कि जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं स्पष्ट बता सकता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी ने जहां मजबूरी में टिकट दी है, वहां उन्होंने प्लान बी का खेल भी खेला है। बहुत सारे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां उनको लगता था कि उनका प्रत्याशी कहीं मजबूरी में टिकट तो उनको देनी पड़ गई, परंतु वो जीत नहीं रहा, तो उन्होंने प्लान बी भी रखा हुआ है। विनोद जी इस बात को समझते हैं, शायद आपको समझने में समय लगेगा। वो प्लान बी का कैंडिडेट है। और अगर आप हिसार की बात करें, वो प्लान बी के कैंडिडेट। बहुत सारे हरियाणा के ऐसे विधानसभा क्षेत्र कम से कम 10 हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 2-2 प्रत्याशी हैं, कई जगह कांग्रेस के 2-2 3-3 प्रत्याशी हैं, और वो हिस्सा होता है रणनीति का, वो प्लान बी का हिस्सा है। आप एक जीते दूसरा जीते, वो उनके पास ही जाना अल्टीमेटली। मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि कहीं ना कहीं पार्टियां, ये सब सारे के सारे राजनीतिक दल ऐसे खेल करते हैं, और जब लगता है कि अपना कैंडिडेट बहुत नीचे जा रहा है, तो किसी न किसी निर्दलीय को वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऊपर से दिखावा कुछ भी करते रहे। ये कैंडिडेट किसी न किसी के सह पे वहां खड़े हैं, और उस सह का नाम आप जानते हैं। जी, नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं। जरा आपने 10 सीटों सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आज का शो दर्शकों का शो है, सवाल लीजिए। जी, नहीं, तो दर्शकों ने सीटें ही पूछी हैं। दूसरी सीट पर पूछ रहे हैं, ये हैं सीताराम सोनी जी, हिसार की सीट के बारे में आकलन पूछ रहे हैं। हिसार में वही स्थिति है। हिसार में सावित्री जिंदल निर्दलीय हैं, कमल जी भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, और जो वहां के महापौर रहे हैं सरदाना जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी होना चाहते थे। एक और महानुभाव वहां खड़े हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से। अब अंदाजे तो आप लगा के बता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जहां लगता था कि किसी गुट विशेष से आए हैं, उनके सामने कहीं ना कहीं निर्दलीय जरूर उतारे गए हैं। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जहां लगता था कि बहुत कमजोर है, तो उन्होंने प्लान बी में बहुत सारे कैंडिडेट दिए। मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे और कांग्रेस दोनों पे ही, आपके चैनल के माध्यम से। तो लोग अपनी पार्टी के प्रत्याशियों, अधिकृत प्रत्याशियों को भी हराने का काम करते हैं। जी जी, विनोद जी, आप क्या कहेंगे प्रेम जी के कमेंट पर? प्रेम जी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर आरोप लगाए हैं। 15 प्रत्याशी तो इन्होंने बता दिए हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े किए गए हैं, 10 बीजेपी के, तो 5 कांग्रेस के भी होंगे। देखिए, ये चीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब किसी सरकार को लगता है, सिटिंग गवर्नमेंट जो भी होती है, अगर उसको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट भारी पड़ रहा है,
तो वोट को जी बिखेरा जाता है। जी अब यहाँ 23-24 सीटों पे इतना मल्टी कॉर्नर हो गया है, अगर मैं एक एक सीट आप बोलोगे तो मैं गिन के बता दूंगा, इतना मल्टी कॉर्नर हो गया है कि जैसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि इन 23 सीटों में, इस मल्टी कॉर्नर में कौन जीत जाएगा। जी सिर्फ लोग ही जो है ना तैरते तैरते नाम बता रहे हैं। पर चलो मैं वापिस आता हूँ, जो एक दर्शक ने पूछा कि हिसार सीट का क्या हाल है। देखो, जी हिसार में बीजेपी लोगों की लाइकिंग में थी, लेकिन कैंडिडेट लाइकिंग में नहीं था। और ऐसा नहीं जी है कि बीजेपी को पता नहीं है, बीजेपी हर चीज को सर्वे करती है, एक एक क्या 6-6 सर्वे करा लेती है। कमल जी गुप्ता की टिकट काट नहीं पा रहे थे, क्या रीजन था क्या वो जाने। तो स्वित्री जिंदल को खड़ा किया गया, ये बात सच है। और स्वित्री जी जिंदल इस वक्त नाम के हिसाब से भारी भी है, लेकिन मुकाबला जी कांग्रेस से है। जी कमल गुप्ता से जी स्वित्री का मुकाबला नहीं है। कमल जी गुप्ता का वोट आखिर में सारा स्वित्री जिंदल को जाएगा लास्ट में। जी जी मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन भारी स्वित्री जी जिंदल है। जी तो भारी हिसार में सावित्री जिंदल है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो भी ऐसा ही कह रहे हैं कि लगभग एक तरफा होता जा रहा है उनके पक्ष में। एक सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो हरियाणा की है उस पर चर्चा के लिए पूछा है, नारनौंद की सीट में, कि नारनौंद की सीट के बारे में बताइए। ये है सुनील खरब जी, इन्होंने नारनौंद की सीट के बारे में जानना चाहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है यहाँ पर, वीआईपी सीट है ये एक तरह से। विनोद जी, क्या टिप्पणी है आपकी इसके बारे में, नारनौंद सीट के बारे में? नारनौद में बहुत कबाड़े हो गए। पूरे हरियाणा में जो कबाड़ा हुआ है वो नारनौद से ही हुआ है। जी नारनौद में कुमारी शैलजा टिकट डिक्लेयर करके आई थी डॉक्टर अजय चौधरी की। जी और ये कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा नेता अगर एक टिकट बोल रहा है और उसको आपसी उसमें अगर टिकट दे भी जाती तो कोई नुकसान नहीं था। नारनौद में क्या हुआ, बीजेपी ने तो बड़े तरीके से क्या किया कि भी नॉन जाट वोट को अट्रैक्ट करना है, तो राम कुमार गौतम को सफीदो भेज दिया कि जी नारनौद में जो उनका वोट है वो कैप्टन अभिमन्यु को पड़ जाए। चलो उससे जी भी पूर्ति नहीं होती थी, लेकिन ये जो लड़ाई हुई नारनौद से कि जी अजय चौधरी का टिकट काटा गया, और जस्सी जी पेड़वार ने टिकट मिलने के तुरंत बाद एक ट्वीट किया कि भाई जी मेरी तो टिकट कट गई थी, लेकिन जी भाई दीपेंद्र हुड्डा ने जी आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया। जी वो जो ट्वीट था, और सुबह कुमारी शैलजा के बारे में एक टिप्पणी हो गई, जी वो स्पार्किंग हो गई वहां पे। और वो जी स्पार्किंग 8 दिन तक बीजेपी ने स्पार्किंग का पूरा मजा लिया। ना तो शैलजा बीजेपी में आई, ना जी वापिस आज कांग्रेस कैंपेन किया, लेकिन जी बीजेपी ने उसका इतना जूस निकाला, इतना जूस निकाला कि 8 दिन जो चुनाव है वो पूरा शैलजा फोकस्ड हो गया, जी दलित वोट पे फोकस्ड हो गया। बीजेपी जी अपनी रणनीति में काफी सफल हुई। कैसे सफल हुई जी कि जिस तरह से दलित वोट एक फोर्स के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा था, उसमें जी कटाव आया। एक एक जी भाव चेंज हुआ कि यार ये जाति हो गई, इसके साथ जाति हो जी गई, फीलिंग आ गई। इसीलिए जी नारनौद का चुनाव जो है उसका इस फीलिंग का उस नारनौद के चुनाव पे असर है। अब ये चुनाव जी क्लोज हो गया है, ये थोड़े मार्जिन में जी फैसला होने वाला है, क्लोज हो गया है, काफी जी क्लोज। जी जी प्रेम जी, मेरे सुनने में जी ये आया है कि ये जो शैलजा जी के साथ हुआ उसकी वजह से लगभग चरमकार 30% वोट जो है वो कांग्रेस से छिटक गया। ऐसी टिप्पणियां मैंने कई जगह सुनी, तो आपके सामने रख रहा हूं, आपकी क्या राय है कि जो शैलजा के साथ हुआ उससे देखिए, चरमकार वोट कांग्रेस से आप कटा है या नहीं? आप जिस भी सोर्स से रिपोर्ट लेते हो वो आपका सोर्स जी विश्वसनीय नहीं है। कुमारी जी जी शैलजा के लिए मैंने 2 दिन से मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि कुमारी शैलजा ऐसी कांग्रेसी है, अगर सोनिया गांधी भी कांग्रेस छोड़ दे, कुमारी शैलजा कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी। और वो कभी भी कांग्रेस के विरुद्ध एक शब्द ना तो बोल सकती है, ना अपने मतदाताओं को ये संदेश दे सकती है कि कांग्रेस के खिलाफ मतदान करें। आज 10 दिन उनका घर पूरा का बैठने से पूरा कोई जोश संदेश नहीं उनके गया क्या समर्थक है। प्रेम जी? 10 दिन घर बैठने से नहीं कोई जाता, संदेश नहीं नहीं गया? जाता शैलजा, नहीं जाता, ओके। नहीं जाता कमल जी, ये आपकी सोच है सिर्फ। कुमारी अच्छा अच्छा। शैलजा ऐसी नेता है, टकसाली नेता है वो कांग्रेस की, और कांग्रेस में जी उनसे वरिष्ठ भी कोई नहीं आज के दिन। जी शायद आपको कहीं ना कहीं आपके सूत्र जो है वो बहुत कमजोर हैं जो आपको सूचना देते हैं। आप भी हमारे सूत्र हैं। इसीलिए आपसे भी कंफर्म नहीं, करते मैं हैं तो हम। सही सूचना देता हाँ, हूँ। ठीक है।
देखो मैं नहीं आपको तो देखो उसको भी देखो हम एक्सेप्ट करते मैं आपको हैं। सही सूचना देता हूँ, आपको बुरी लगती है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, हमको मैं क्यों इस बुरी लगेगी सर। नहीं नहीं, इसका निपटारा कर देते हैं। देखो, दोनों आंसर भी गलत, क्वेश्चन भी गलत। जी जी क्वेश्चन ये था, आपने कहा कि 30% वोट जो है वो टूटा है। इसका जी कोई पैमाना नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं ये जी कह रहा हूं कि नहीं 8 दिन, नहीं होता। नहीं, 8 दिन कांग्रेस को डिफेंसिव कर दिया बीजेपी ने इस इश्यू को लेके। देखो, ये सारा मीडिया का खेल है, मीडिया में प्रचार किसका ऊपर किसका नीचे। तो कांग्रेस को 8 दिन क्वेश्चन कर करके बीजेपी ने, आप बताओ, जींद में बिना किसी नेता के दलित सम्मेलन हो रहा है। वो यार, वो ऐसे कैसे इकट्ठे हो गए? किसी ने तो फंड करा होगा। आपने सुना ना, जी जींद में इतना बड़ा जी दलित जी, सम्मेलन हुआ। मेरा बीस मानना हजार वोट थे। ये हाँ, जी ये देखो, ये एक साइकोलॉजिकल वार है। कौन जी साइकोलॉजिकल वार झेलता है, कौन उसका जवाब दे देता है। जैसे जब हमारा और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की बैकिंग पे खड़ा हो गया था। तो कह रहे थे जी सातवां बेड़ा भेजेंगे, सातवां बेड़ा भेजेंगे। इंदिरा जी ने कह दिया सातवां भेज, आठवां भेज, नौवां भेज, इसका तो मैं पानी निकाल के छोड़ूंगी पाकिस्तान का। ये कुछ मनोवैज्ञानिक वार होता है। ये सातवां बेड़ा सब पार्टियां भेजती है, कोई झेल लेता है, कोई नहीं झेलता। तो ये एक जी साइकोलॉजिकल वार था। इसका असर कितना पड़ेगा, ये जब लोग वोट करने जाएंगे, जब अंदाजा लगेगा कि असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। जी। अमित जी से पूछते हैं, अमित जी, ये शैलजा का मुद्दा जो है, क्या ये चुनावी मुद्दा किसी भी दृष्टि से बना है? आपकी नजर, आपकी राय क्या है इस बारे में? जी, मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता वो ज्यादा कुछ इसका असर पड़ेगा। हाँ, कुछ हद तक जो जाटा वोट है, जो एक मुश्त जो कांग्रेस की तरफ जा रहा था, या वो शायद हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाए। बाकी जो नॉन जाटा वोट है वो बीजेपी की तरफ जाता है, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धानक हो, दूसरी जो सब कास्ट है वो बीजेपी की तरफ जाती रही। हाँ, जो मैं मानता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा लोकसभा में जो एक मुश्त पड़ा था, जो बिल्कुल वन साइडेड था, एससी वोट जो था वो जो कांग्रेस को गया था, उसमें मैं मानता हूँ जरूर एक डेंट आया है। मतलब कुछ चाहे कितना भी है ऊपर से, एकदम। जो नैलो बसपा गठबंधन कुछ ना हो, चाहे 1% 2%, कुछ तो वोट वो तोड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो वोट वो खींच रहे हैं, मतलब जो है। तो मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ जी, वो डेंट तो हुआ है, मैं कंसोलिडेशन जो मानता हूँ। है, अमित वो अमित जी कोई। हाँ जी, वो चीज नहीं। अमित जी, एक सूचना आप आपके आपका आपका थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं आपको। हरियाणा में एसटी नहीं है। दूसरा, हरियाणा में जाटव एससी बोला समाज है नहीं, मैंने। एससी एसटी एससी बोला है। एससी एसटी पता एससी है हमें कि एसटी तो वो एसटी तो नहीं बोला है। कॉमन हो जाता है। वो हाँ, तो हरियाणा कॉमन में एक एसटी एक फ्रेज आ जाता है। नहीं, एससी फ्रेज नहीं आती, वर्ग ही नहीं नहीं नहीं, है। एसटी है ही नहीं हरियाणा में। ना एसटी हरियाणा में है और ना हरियाणा। कोई एसटी सीट है। एसटी सीट भी नहीं है। एस और उन्होंने बोला और भी जो नहीं है। जो अमित जी बोल रहे हैं, जो अमित जी बोल रहे हैं, अगर उस गठबंधन को उस वर्ग का वोट आ रहा है तो कुमारी मायावती के कारण आ रहा है, वो कुमारी शैलजा के कारण नहीं आ रहा, कुमारी शैलजा की नाराजगी के कारण नहीं आ रहा। जो लोग कल उचाना में रैली को देख के आए हैं, उनको उस बात की जानकारी भी होगी। उचाना की रैली ने ये सिद्ध किया है कि कहीं ना कहीं मायावती का जो आधार खिसका था वो वापस आने लगा है, और वो मायावती का गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल से है। इस बात की जानकारी भी लोगों को है। जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ले लेते हैं, क्योंकि आपने सवाल उठा दिया। जो वोट मायावती को जाएगा वो किसको, किसके वोट को काटेगा? वोट काटने के लिए नहीं है, ये अरे शब्दावली गलत किसी है। का तो कटेगा ना। कोई ये राजनीतिक ये दल, तो ये तो कोई किसी ना किसी राजनीतिक का दल वोट तो उधर ट्रांसफर होगा ना। अपने आधार को बढ़ाता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करता है। वो वोट काटने वाली परिभाषा जो है केवल एक पार्टी बोलती है। बाकी मैं समझता हूँ कि वोट काटने के बाद आज कांग्रेस के नेता ये बात बोलते हैं क्योंकि वो सूट नहीं करता उनको, वो गठबंधन उनको सूट नहीं जी करता। ये लोग बात करेंगे। आप उसको अगर आपने स्वतंत्र पत्रकारिता आप करते हैं तो ये भाषा मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि कोई वोट काटू हो सकता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने जनाधार को बढ़ाता है, अपने वोट बैंक को बढ़ाता है किसी की वोट काटने के लिए, और वोट काटने से कभी कटते नहीं है। जो जी। विचारधारा का वोट है वो काटने तो चलिए, से कटता नहीं। दर्शकों। जी कमल जी, जी आप जो जी पूछना जी चाहते हो उसका जवाब मैं दे देता हूं आपको। जी। बरवाड़ा में संजना सात रोड का चुनाव ऊपर आ जाना, हाँ जी इसके मतलब निकाल लो तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जी जी, बिल्कुल। जी। ये दर्शकों, तो हमारा ये आज का प्रोग्राम था। बहुत सारे सवाल अभी भी हैं, लाइव क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, पहले भी क्वेश्चंस आते हैं।
हम अपने प्रोग्राम का ये फॉर्मेट जारी रखेंगे, आपके सवालों को लेंगे, आपकी सीटों और आपकी जो क्यूरियोसिटी है कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, किस सीट पर क्या समीकरण बन रहा है, उन सब का डिस्कशन करेंगे। हमारे विशेषज्ञ आपके आंसर देंगे। तो इस अंक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा शो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। नमस्कार।